नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? मैं पीयूष कुमार नए वीडियो के साथ। हमारे साथ नए गेस्ट हैं, एक वंडरफुल फैकल्टी सीए जिन्होंने सीए का एग्जाम निकाला है, सीए साई चरण सर। सर आपने इतने अवार्ड जीत रखे हैं, आप पहले क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं अभी? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पिकनिक स्टडी ग्रुप के लिए फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी ओवर फॉर दिस एपिसोड। बहुत इट मीन्स अ लॉट टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इनवाइट एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि मैं आपके जो भी डाउट्स है सीए रिगार्डिंग के प्रोफेशन के, आपको जो भी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको मिले होंगे, वो सब मैं आंसर करने के लिए आई एम रेडी। एंड एपिसोड मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आगे बढ़ेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोथ द फाउंडर्स पिकनिक स्टडी के लिए। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो। इतने सारे करियर ऑप्शंस के लिए आप अपना यूट्यूब पे आप एपिसोड्स लाते रहते हो, मैंने देखा है यूट्यूब का आपका। सो काफ़ी सही से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। सो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सही है सर, ये हम पॉडकास्ट में सर के बारे में, सर की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। और जो बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, कुछ बच्चों ने ईमेल के द्वारा डाउट पूछे हैं, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, तो उनके भी डाउट्स लिए जाएंगे। तो सारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर, आपने सीए बनने का डिसीजन कब और कैसे लिया? ये तो सबसे शुरुआत का आपने पूछ लिया। सीए बनना मतलब मैं बचपन से मेरा जो भी फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ्स था सबसे पहले। तो मेरा साइंस में पहले से उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वैसे पता नहीं वो नेचुरली जाता है, तो मेरा उस तरफ नहीं गया। और फिर पापा के साथ मैं बैठ गया था 10वीं में जब था, तो 10th में तो बैठ गए थे क्या क्या ऑप्शंस है करने के लिए आगे। तो पापा ने फिर मेरा अकॉर्डिंग स्टडी अकॉर्डिंग देन उन्होंने सजेस्ट किया था काफ़ी सारे। फिर मैंने भी 10th में पूरा रिसर्च किया था कि कौन सा क्या है, यूपीएससी है, सीए है, बहुत कुछ है, आर्ट साइड भी है, इकोनॉमिक्स भी है, जो भी है। तो फिर फाइनली मैंने वैसे करते करते मैंने सीए के बारे में जाना। फिर पापा ने भी सीए के बारे में काफ़ी बोला है कि बहुत टफ कोर्स है, और तुम भी वैसे एकेडमिक्स में अच्छे हो, बचपन से तो टॉपर हो, तो फिर तुम सीए क्रैक कर सकते हो, मेरे को लगता है कि तुम कर सकते हो, बट फिर भी तुम टाइम ले लो और रिसर्च करो। तो फिर मैंने रिसर्च किया। फिर मैंने जब तक मेरा 10th रिजल्ट आ गया था, मैं स्कूल टॉपर हुआ था। फिर उसके बाद मैं डिसाइड हो गया कि हाँ अब मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा। तो वैसे शुरू हुआ, और मैंने काफ़ी सोच समझ के, मैंने पूरे सिलेबस देख के मैंने डिसीजन लिया था कि हाँ मेरे को अब सीए करना है, ये सब्जेक्ट्स मेरे यस मतलब मैं पढ़ सकता हूँ और मैं इंटरेस्ट भी आ रहा है मुझे। तो जैसे वैसे शुरू अभी हुआ। के जो एग्जाम चल रहे हैं सीए के, उसमें जो अभी का रिजल्ट है, उसमें बहुत सारे इंजीनियर जो फर्स्ट ईयर में है या फिर मैथ्स बैकग्राउंड ने भी सीए निकाला है। तो सर, क्या आप हाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से थे या फिर किस बैकग्राउंड से थे? हाँ, मैं तो मेरा तो फिक्स हो गया था कि मुझे सीए करना, तो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड ही चूज किया था, क्योंकि फिर अगर मैं मैथ्स फिजिक्स वाला बैकग्राउंड से जाता हूँ तो फिर मेरे को अकाउंट्स वो सब सब्जेक्ट्स मेरे को टच नहीं होंगे फिर 11th-12th में। तो मैं ऐसा था कि मैं 11th-12th में फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से ले लूंगा। वैसे तो सीए में काफ़ी सारे मतलब मैथ्स फिजिक्स साइंस वाला भी आते हैं, वो लोग फिर बाद में वो लोग रियलाइज करते हैं कि मेरे को सीए करना है, तो फिर वैसे लोग भी हैं और वो लोग टॉपर्स भी बन चुके हैं सीए में। तो मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था वैसे। सर, आपको क्या लगता है कि 11th-12th में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या आपने 11th-12th में तैयारी स्टार्ट कर दी थी सीए? हाँ, मैं तो प्रोएक्टिव स्टूडेंट था वैसे, तो पहले से मैं ऐसा था कि प्लानिंग एंड ऑल काफ़ी करता था। तो मतलब सीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो तो क्लास 12 के बाद होता है वैसे। तो 11th में थोड़ा मैं लाइट ही लिया था, पर जब 12th अब 11th खत्म होता है, फिर 12th जाने से पहले जो भी गैप मिलता है, दो भी 1-2 महीना का गैप मिलता है, और फिर पूरा 12th पूरा फिर मैंने साथ साथ में मेरा 12th के साथ साथ फिर मैंने सीए एंट्रेंस का मैंने फाउंडेशन का पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ साथ चला। सर, आपके सीए बनने की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पूरे
मिनिमम सीए बनने के लिए 4 साल तो लगेंगे आपको, 4 मिनिमम है। अगर आप कहीं पे भी फेल नहीं हुए और सीए बने तो 4 साल, वरना किसी ना किसी का 6 महीना ऐसे तो ऊपर नीचे होता ही है। तो 4 से 5 साल आप एवरेज पकड़ लो सक्सेसफुल सीए जो भी बने हैं, मतलब एक फेल्यूर के साथ वैसे। तो आपको पूरे 4-5 साल आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस अब एग्जाम आ रहा है तो मैं 1 महीना पहले से पढ़ना शुरू करूंगा। आपको पूरे 6-7 महीना आपको बैठना पड़ेगा प्रॉपर। और ऐसा नहीं कि आपका एक बार, मतलब पूरे 3 लेवल होते हैं सीए में, तो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो फिर आप फाउंडेशन इंटर निकालते हो, फिर उसके बाद आपका फाइनल से पहले आपका इंटर्नशिप भी होता है। तो ऐसा है कि आपको इंटर्नशिप पूरा ऑफिस करना पड़ता है, फिर ऑफिस से आके फिर वापस पढ़ना पड़ता है। तो आप बहुत यंग होते हो वो एज में, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज वरना आपका फाइनल एग्जाम आपका फिर डिले हो जाएगा या फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत, और वो बहुत पेशेंस भी टेस्ट करता है। और सब बच्चे ऐसे होते हैं कि 20-21 के होते हैं सब, जब तक फाइनल इंटर्नशिप शुरू करते हैं। तो सब बहुत यंग होते हैं, ऑफिस भी हैंडल करना फिर पढ़ाई भी हैंडल करना, ये बहुत टफ चीज लगता है मेरे को, कंसिस्टेंसी। और काफी सारे लोग ऐसा है कि वो लोग इंटर तक अच्छा पढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों को बस पढ़ाई करना होता है, लेकिन एक बार ऑफिस में आ गए फिर उसके बाद उनका पढ़ाई छूट जाता है, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो ये चीज आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सीए में, वरना आपका ट्रैक लूज हो जाएगा फिर। सर जैसे मैं अभी क्लास 11 क्लास 12 के बारे में बात की, एक अथर्व यादव है, अथर्व यादव ओके। का मेल आया था। उन्होंने डाउट पूछा कि जैसे आप जो जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, हाँ। उनकी फाउंडेशन 9th से स्टार्ट हो जाती है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है 9th से, बहुत कोचिंग अच्छा, इंस्टीट्यूट। तो क्या सीए की भी ऐसी क्लासेस होती है? सीए का इतना जल्दी नहीं होता, 9 से जल्दी नहीं होता, क्योंकि आपको सीए का जो फाउंडेशन है उसमें आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब टच होता है। और ये सब सब्जेक्ट्स आपका 11 से ही शुरू होते हैं जब आप कॉमर्स लेते हो। तो आप पहले से नहीं कर सकते, मतलब पहले से ही 9 से ही आप ये सब सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट्स आप पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए आप, वैसा कोई इंडस्ट्री भी नहीं है जो इतना जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करवाएगा। तो आप 11 से ही कर सकते हो, बेटर है आपके लिए। आपने किस सिटी और इंस्टीट्यूट से तैयारी की सीए की? ओके। तो मैं मतलब मेरा पापा तब साउथ में थे, हैदराबाद के पास थे। तो फिर मैंने हैदराबाद में मतलब हैदराबाद का भी एजुकेशन इंडस्ट्री काफ़ी एक्सटेंसिव है, आपको जेईई का तो पता होगा। हाँ, तो वहाँ पे ये लोगों ने, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वो लोगों ने जो भी जेईई का मॉडल होता है, जैसे स्कूल के साथ साथ जेईई का ट्रेनिंग चलता रहता है, वैसे ही सीए एंट्रेंस एग्जाम का भी ये लोगों ने क्लास 11-12 के साथ साथ शुरू कर दिया था। तो वैसे मैंने क्लास 11th मैंने श्री मेधा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया था, फिर उसके बाद क्लास 12th मैंने कॉलेज चेंज कर दिया था, सीएमएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया था, दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और उसमें ऐसा होता था कि सुबह लंच तक हम लोग क्लास 11th या 12th पढ़ते थे, फिर लंच के बाद से शाम तक हम लोग सीए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कवर करते थे। तो हम लोग का ऐसे होता था साथ साथ में तो वहाँ सर पे। जैसे कि बहुत सारे अभी भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो 11 12 है, उसमें हम्म। कॉमर्स केवल एकेडमिक पढ़ाते हैं, इसके ऊपर क्या यस। बोलना चाहेंगे? कि उसमें सीए के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं देते, या फिर जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है वो, क्योंकि स्कूल वालों को क्या, उनको बोर्ड्स का रिजल्ट दिखाना है, बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे बच्चों का एडवाइस? जिसको पहले से इंटरेस्ट है कि वो सीए करना चाहता है, उसने फिक्स हो गया, तो मैं बेटर बोलता हूँ कि आप खुद से शुरू कर लो। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा टिप बताना चाहता हूँ। आपका जो सीए का बुक्स है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा फ्री है, आपको किसी से परचेस करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। और उसमें सबसे अच्छा ये बात है कि फाउंडेशन में जो भी सिलेबस है ऑलमोस्ट 85-90% आपका क्लास 11-12 में कवर हो जाता है। तो आप डाउनलोड कर लो, और जो भी सब्जेक्ट है, सपोज आपका अकाउंटेंसी पेपर है, तो अकाउंटेंसी का एक पेपर होता है उसमें, फाउंडेशन में 4 पेपर में से एक पेपर अकाउंटेंसी है। तो आपको 11-12 में जो भी अकाउंटेंसी है उसमें से सेम चैप्टर आप देख लो और उसमें से भी पढ़ लो। जो आप सुबह पूरा स्कूल में पढ़ रहे हो, शाम को आके वहां से पीडीएफ उठा लो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से, आप खुद से कर लो 1-2 घंटा बस। हर दिन अगर आप ऐसे खुद से करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद फिर अलग से पूरा रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन साथ साथ में पढ़ना आपके लिए इजी होगा।
तो बेटर मैं यही बोलता हूँ कि सेल्फ प्रिपरेशन ही करो, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। एक और ये क्वेश्चन आया है प्रगति शर्मा कर्नाटका से कि 11th में जो बच्चे होते हैं कॉमर्स लेते हैं तो हम्म उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं पीसीएम या फिर पीसीबी ऐसे सब्जेक्ट लो। कॉमर्स जो लो बैकग्राउंड या फिर बोला जाए कि जो पढ़ने में तेज नहीं होता उसके लिए होता है कॉमर्स। तो उसको क्या हाईलाइट करना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए स्पेशली? एक्चुअली अगर ऐसा चीज है तो ये ना अवेयरनेस के ऊपर मतलब हमको लेके जाता है। मतलब अ, वो लोग अवेयर नहीं है कि कॉमर्स में भी बहुत कॉमर्स देखो, अगर इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ तो कॉमर्स में 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक और है सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एक है सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये तीनों कोर्सेज इंडिया में टॉप मोस्ट कोर्सेज है जो कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज माना जाता है। जैसे मेडिसिन में एमबीबीएस जैसे माना जाता है, इसमें आईआईटी कॉलेजेस जैसे माना जाता है, तो वैसे सीए में ये तीनों टॉप है। अगर ऐसा बोला जाए कि तुमको बीकॉम ही करना है तो बीकॉम फिर लो हो गया, मतलब बीकॉम एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री हो गया। लेकिन अगर जब आप सीए करोगे वो फिर टफ कैटेगरी में चले जाता है और प्रोफेशनल कैटेगरी में चले जाता है। फिर आपको ऐसा दिक्कत ही नहीं है कि आप बिना जॉब के रहोगे। जो बंदा सीए करता है वो कभी आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि वो खाली बैठा है, उनका इंडस्ट्री भी पूरा सेट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सीए करोगे आप एक ही चीज नहीं करोगे, सीए के अंदर भी आपके मिनिमम 15-20 इंडस्ट्री है जिसमें आप अलग 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 इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। मतलब बिकॉज ऑफ उनका जो भी सब्जेक्ट्स है, उनका जो भी पेपर्स है, सीए में ऐसा बोला जाता है कि मतलब फाइनल में हो इंटर में हो एक एक सब्जेक्ट एक एक इंडस्ट्री है। मतलब एक एक पेपर जो भी लिखते हैं हम लोग, जैसे इनकम टैक्स में हम लोग एक पेपर लिखते हैं, इनकम टैक्स का अलग वर्क है। मतलब जो बंदा इनकम टैक्स कर रहा है वो पूरा जिंदगी इनकम टैक्स कर सकता है, वो फिर दूसरा करने का जरूरत ही नहीं है उसको। इतना मतलब वर्क का स्कोप इतना ज्यादा है जब तुम सीए करोगे। तो आई थिंक ये अवेयरनेस का इश्यू है, बट ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि ये कम पढ़ने वालों के लिए है। बहुत इंटेलिजेंट पीपल है मैं देखता हूँ, लाइक। और वो लोग ऐसे मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग पीपल होते हैं सीए वाले, क्योंकि वो लोग ऑफिस भी हैंडल कर चुके होते हैं, पढ़ाई भी हैंडल कर चुके होते हैं। और वो लोग सीए बनने के बाद भी ऐसे उनके अंदर वो रहता है कि मेरे को अभी भी कुछ करना है और भी करना है, तो वो लोग करते रहते हैं कुछ भी। तो जैसे हम लोग वो का है आईआईटी वालों का, मेडिकल वालों का, आगे रिसर्च फील्ड में जिसका इंटरेस्ट जाता है वो रिसर्च फील्ड में चला जाता है। तो हाँ, वैसे सीए बनने के बाद अगर किसी को पढ़ना हो आगे तो वो उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस है? सीए बनने के बाद मतलब रिसर्च में बोल रहे हो या नॉर्मल बोल रहे हो? नॉर्मल अगर कोई पढ़ना चाहे क्या क्या ऑप्शंस है? सीए बनने के बाद अगर और भी पढ़ना चाहे, जैसे मैंने बोला कि आपका 3 प्रोफेशनल कोर्स है, सीएमए भी है, सीएस भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो लोग 3-3 भी पढ़ लेते हैं, या सीए के साथ सीएमए भी करते हैं या सीए के साथ सीएस करते हैं। जैसे मैं सीए के बाद सीए के साथ मैंने सीएमए भी मैं हूँ, मैंने दोनों प्रोफेशनल कोर्सेस मैंने दोनों साथ साथ में क्रैक किया। तो आपका इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो। और इंडिया में एक और कोर्स भी जो चलता है वो इंटरनेशनल कोर्स है, वो सीएफए बोलते हैं उसको। सीएफए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो करते हैं उनके लिए है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये वाला कोर्स भी बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस है। तो ये भी आजकल स्टूडेंट्स में काफी इसका क्रेज बढ़ गया है सीएफए करने का। तो ये लोग आजकल सीए का फाइनल लेवल निकालने से पहले ही वो लोग सीएफए भी करना शुरू कर दिया, ताकि उन लोग को इंटरनेशनल भी स्कोप मिले। और अगर और भी पढ़ना चाहे, बहुत सारे सीए है जो आईआईएम्स भी जाते हैं। वो लोग सीए बनने के बाद 1-2 साल काम करते हैं, फिर आईआईएम का एमबीए करने के लिए चले जाते हैं। उसके वजह से उनका और भी स्कोप बढ़ जाता है वर्क का। अगर और भी बताना चाहे, सीए का मोस्टली ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं पढ़ने के बाद। हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनका बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पे इनका सर्टिफिकेट कोर्सेज साल भर में कोर्सेज चलता रहता है इनका। तो हर मतलब वो एक एक कोर्स ऐसा होता है कि बस एक हफ्ता में निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। उनका 3-4 महीना क्लासेस चलेगा वीकेंड्स पे। तो आप वैसे एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप ले सकते हो। तो वैसा लेंगे तो आपको और भी ज्यादा आपका वर्क का स्कोप बढ़ेगा। और बहुत सारे सीएस ऐसे होते हैं वो लोग प्रैक्टिस में होते हैं, तो जो प्रैक्टिस में होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा एलएलबी भी करते हैं। तो एलएलबी भी उनको, लॉ भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनका वर्क में। तो सीए के साथ ये सब कर सकते हो आप।
सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाए? सीए फाउंडेशन का ये इसमें मैंने एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो है कि आप जब क्लास 11-12 में हो तो आप सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए जो भी पीडीएफ्स है। 4 पेपर है तो 4 पेपर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और सबसे पहला ये काम करो, आपका 11-12 का जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के पेपर्स है उसके साथ कंपैरिजन करो कि इसमें जो चैप्टर है और इसमें जो चैप्टर है कौन सा सेम है, और दोनों चैप्टर्स साथ साथ में कवर करते जाओ। आपका अगर स्कूल में चल रहा है कि ये वाला आज पढ़ा है, सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सपोज ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आप सीए का फाउंडेशन में भी ट्रायल बैलेंस चैप्टर सॉल्व कर लो। इकोनॉमिक्स है तो उसमें कुछ थियरी पढ़ा है तो वो थियरी इसमें भी सॉल्व करो। वैसे करने से आपका 85-90% आपका सिलेबस वहां ही खत्म हो जाएगा। साथ साथ में आपको कॉम्प्लिकेट भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ ही रहा हूँ जो भी चल रहा है। तो उसके साथ ये करने से आपका 70-80% आपका सीए फाउंडेशन निकल गया समझो। फिर उसके बाद आता है आपका मेमोराइजिंग पार्ट आता है। ये सब पहला बार पढ़ने के लिए आपको सही है, लेकिन एक बार आपका क्लास 12 एग्जाम हो गया मार्च में बोर्ड के बाद, फिर आपका अटेम्प्ट पड़ता है आपका नवंबर में। मतलब आपका मार्च के बाद नवंबर तक 6 महीना का आपको गैप मिलता है, 6-7 महीना का। तो आप पूरे 6-7 महीना आप घर पे ही रहते हो, वो मेजरली जो भी स्टूडेंट्स होता है वो लोग कोचिंग के पास या घर पे रहते हैं। तो तब आप पूरा रिवाइज कर लो वापस पूरा, और जो भी आप रिवाइज करते हो आपको समरी नोटबुक्स रख लो, फिर उसको शॉर्ट कर लो। जो भी आप थियरी आप जैसे भी पढ़ते हो, थियरी तो जैसे पढ़ते हैं सब सब्जेक्ट सेम है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप पेपर लिखना चाहोगे तो उसके टेस्ट सीरीज लिखो या मॉक टेस्ट जो भी बोलते हैं वो सब लिखने से आपका ज्यादा पेपर निकल जाएगा। और कभी भी जब एग्जाम में बैठते हैं तो पास्ट पेपर तो सॉल्व करने पड़ते हैं, तो पास्ट पेपर्स भी आप 2-3 अटेम्प्ट के मिनिमम उठा के आप सॉल्व करो। जैसे आईआईटी जे ये सब सेम है, लाइक स्टडी टेक्निक्स तो सारे एग्जाम्स के सेम ही होते हैं, बस पढ़ने सिलेबस अलग होता है बस, बाकी सब टेक्निक्स तो सेम ही है। सर अगर हम डिफरेंशिएट करें, जो अभी 11th में बच्चा है उसे अगर पूरा सीए के बारे में नहीं पता है और डिफरेंशिएट करें फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल लेवल के बारे, तो कैसे ओके, डिफरेंशिएट करें? फाउंडेशन लेवल पे आपके 4 ही पेपर होते हैं, और 4 दिन में होते हैं अलग अलग पेपर। और इंटर में जब आप आते हैं, इंटर में आपके 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर्स। और इंटर में कैसे होता है कि 6 पेपर आपके 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक ग्रुप में 3 पेपर, एक ग्रुप में 3 पेपर। ठीक है। आपको इसके पहले आइडिया है सीए के बारे में या सीए के बारे में पहली बार सर सुन रहे हैं? इतना मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट में 6 पेपर होते हैं और वो आप 1 साल के बाद लिख सकते हो। मतलब अभी जैसा मैंने बोला, मार्च बोर्ड एग्जाम के बाद आप नवंबर में फाउंडेशन दोगे, अगर आपका निकल गया सक्सेसफुल निकल गया तो आप अगला नवंबर में वापस आप सीए इंटरमीडिएट दोगे, मतलब 1 साल का गैप के बाद दोगे इंटरमीडिएट, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो फिर इंटरमीडिएट में आपके 6 पेपर है, 3 ग्रुप, एक ग्रुप में 3 पेपर, एक ग्रुप में 3 पेपर। अभी इंटरमीडिएट में आपका स्कोरिंग ऐसा ऐसा करते हैं, आपको हर पेपर में 40% लाना है, पास पास परसेंटेज। मतलब अभी जैसे ग्रुप 1 में 3 पेपर है तो एक एक पेपर में आपको मिनिमम 40 लाना है पास होने के लिए। और पेपर तो होता है 100 मार्क्स का, तो फिर आपको जो ग्रुप पूरा है आपका 300 मार्क का है। और मार्किंग ऐसा होता है कि आपको पूरा ग्रुप में 50% मिनिमम लाना है। मतलब आपका टोटल 3 पेपर मिला के आपको 150 मार्क्स मिनिमम आना है, तब आप पास समझ सकते हो। मतलब आपको हर पेपर में 40 से अबव भी लाना है और तीनों मिला के 150 अबव भी लाना है। वैसे आपका दोनों ग्रुप में मार्किंग होता है। अब इसमें पेपर्स में जो डिफरेंस है वो आपके सब्जेक्ट्स पूरा नया इंट्रोड्यूस होते हैं। आप जो भी तब तक नहीं पढ़ चुके होंगे वो सब नया सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे आपका लॉ आएगा, सॉरी लॉ नहीं है, अभी आपका अकाउंट्स का एडवांस्ड अकाउंटिंग वर्जन आएगा। मतलब जो भी आप अकाउंट्स नॉर्मल पूरा आप 11-12 में बेसिक्स पढ़ते हो, लेकिन उसका एडवांस्ड वर्जन आपका इंटरमीडिएट में आएगा। फिर आपका इनकम टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, ये सब आप पहले नहीं पढ़ चुके होंगे, ये सब पेपर्स बाद में आएगा। फिर आपके बाकी सब ऑडिट का भी एक पेपर आता है। ऑडिट एक पर्टिकुलर अलग इंडस्ट्री है सीए में, तो ऑडिट जो भी चलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नए नए सब्जेक्ट शुरू होते हैं और उसके लेवल ऑफ टफनेस भी आपका बढ़ जाता है।
बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन हो जाता है। और उसके लिए आपको लॉन्ग, इसलिए आपको सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप 1 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपको पूरे 6 पेपर पढ़ने में आपको साल निकल जाएगा पूरा, क्योंकि उसका क्लासेस भी सुनने पड़ते हैं, फिर पढ़ने भी पड़ते हैं, तो पूरा साल निकल ही जाता है। तो इंटरमीडिएट का ये हो गया। फिर उसके बाद फाइनल जब आता है आपका, उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद आपको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है सीए का ऑफिस में। मतलब या तो आप सीए का किसी का प्रैक्टिस सीए का ऑफिस में करो, या फिर आप कुछ कंपनी में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, दोनों में कुछ भी ऑप्शन है। तो फिर आप 2 साल का कर लो। 2 साल का आपका जब खत्म हो जाएगा इंटर्नशिप, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद आप फाइनल लिख सकते हो। फाइनल में भी सेम, आपका 6 पेपर है, 6 पेपर आपका 3-3, एक-एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 3, सेम जैसा इंटरमीडिएट में था, फाइनल में भी वैसा ही है। अब इसके बीच में एक और है कि आपका जो 2 साल का इंटर्नशिप का पीरियड है, उसमें आपको 4 ऑनलाइन पेपर्स देने पड़ेंगे। ये आपको 2 साल के इंटर्नशिप के साथ-साथ आपको 4 अलग टॉपिक्स है, वो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले लो। जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग करके एक हमारा अलग सब्जेक्ट होता है, जिसमें बजट ये सब पूरा प्रिपरेशन होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पेपर है, लॉ का एक पेपर है। तो ऐसे 4 हमारे ऑनलाइन पेपर्स है, वो आपको 2 साल के आर्टिकलशिप के बीच में, मतलब इंटर्नशिप को हम लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं, तो आर्टिकलशिप के बीच में आपको देने पड़ते हैं। तो आपका पूरा सीए का करिकुलम ऐसा है। और जब आप फाइनल में आते हो, फिर से जो 6 पेपर आते हैं, वो आपके कंप्लीटली अलग पेपर्स आते हैं। जैसे उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पेपर आता है, फिर ऑडिट का एक और पेपर आएगा वैसे। तो ऐसे पूरे सब्जेक्ट्स का जो है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट भी हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स एडवांस्ड भी होंगे, और टफनेस भी आपका बढ़ता जाएगा, और पासिंग परसेंटेज जो है वो गिरता जाएगा। सर फाइनल में जब 15-20% बस पास होते हैं। ग्रेड में प्रॉब्लम होती है इसके ग्रेड मेंटेन करने में? ग्रेड ग्रेड ऐसा कुछ नहीं होता, पास होना ही दिक्कत होता है। ग्रेड तो भूल ही जाओ। हमको ऐसा है कि अभी जैसे 300 में मैंने जैसे बोला 50% हमको एक ग्रुप में लाना है, 150 लाने में ही दिक्कत होता है। पास हो गया तो मतलब उसके बाद कोई नहीं देखता कि आपको इतना परसेंटेज आया, इतना आया, वो सब कोई डिस्कस नहीं करता है। आपको बस ये देखता है कि आप पास हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है, पास हो गया, खत्म। आपसे इतना पूछा जाता है कि आपने एक बार में पास हुआ या कितने अटेम्प्ट लगे। मतलब मैं पहली बार लिखा, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हो गया, मतलब मेरा क्लियर है, मतलब मैं पहला जाऊंगा। मतलब जब जॉब लगता भी है कैंपस में, हम लोग जब भी बैठते हैं, तो हमारा इस बेसिस पे देखते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, कितना अटेम्प्ट्स लगे आपके क्लियर करने में आपको पेपर्स। क्योंकि पास परसेंटेज इतना कम है, जैसे अभी जैसे मैंने बोला 15-20% पास परसेंटेज है, तो 80% तो फेल ही हुए। मतलब उनका मिनिमम भी नहीं आया, मतलब या तो उनका पूरा ग्रुप मिला के आपको 50% नहीं आया, या तो उनका किसी ना किसी पेपर में उनको 40 भी नहीं आया। तो वैसे 80% लोग पास ही नहीं हुए। तो वो सबके फिर अटेम्प्ट लगेंगे, फिर वो लोग 6 महीने के बाद बैठेंगे, फिर 6 महीने में देते रहो जब तक उनका निकलता रहेगा, देते रहो अटेम्प्ट। यही है। इसमें 50% नंबर लाने पे भी पास होता है, 50 लेस देन 50। हाँ, और जो लेस। टॉपर थे अभी भी, हाँ, जो ऑल इंडिया रैंक 20 के लगभग थे, 16-20, हाँ, 400 नंबर में ऑल हाँ। इंडिया रैंक 20-30। अभी जैसे पूरा मिला के दोनों ग्रुप मिला के 600 है, मतलब 6 पेपर 600 मार्क। तो ऑल इंडिया रैंक शायद 450 to 500 के बीच में आया था उनको, मतलब 600 में। तो ऑल उतना में शायद ऑल इंडिया रैंक 1। ऑल इंडिया रैंक 16 के थे, 400 कुछ नंबर। हाँ, वही उतना ही रहता है। आपको मतलब अगर आप मिनिमम भी ले लो, आपको 60% से ऊपर आया, मतलब 600 में आपका 360 से ऊपर आया, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मतलब आपका मतलब परफेक्शन ही अलग लेवल में है, तब आपको 60% आया। बहुत आप उठा के देखोगे, आपको सबको 300 to 350 के बीच में भी मिलेगा आपको, सबके मार्क्स भी। और बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि वो लोग 6 पेपर एक साथ में नहीं देते। वो लोग एक ग्रुप, एक मतलब 3 पेपर एक साथ में देंगे, एक ग्रुप, फिर वापस फिर आपका अगला अटेम्प्ट में जब बैठेंगे फिर एक ग्रुप दे देंगे। तो वो बोलता है कि मैं इस बार एक ही ग्रुप दूंगा, दूसरा ग्रुप दूसरे बार दूंगा, वैसे करके बैठते हैं उनका, बिकॉज 6 पेपर लिखने का भी सबका कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे कि जो बच्चे आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, तो जब प्रिपरेशन हम्म, करते हैं ना, तो उन्हें पता भी होता है कि कम नंबर पे सिलेक्शन होगा।
वैसे सीए में आपको पता होगा कि कम ना हो जाएगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि हमने हार्डवर्क किया लेकिन नंबर नहीं आ रहे, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशन भी खुद से ज्यादा हो जाती है उस समय कि मैंने 10 तक तुम पूरा मचाया है, तो अब क्यों नहीं नंबर आ रहे, हाँ। पर भी उससे ज्यादा रहा हूँ, तो उस टाइम कैसे मेंटेन करे खुद को? तो ये चीज जो मोटिवेशन का जो चीज है, ये आपका बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। मैं आज भी देख रहा हूँ मेरे जूनियर्स के और मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स के भी देखे, जिन्होंने मेरे साथ साथ ही सीए का शुरुआत किया, बट मतलब थोड़ा लक फैक्टर भी होता है आपका कभी कभी। उनका वैसा मतलब अटेम्प्ट्स पड़ गया, वो लोग बोल रहे थे कि मैंने पूरा अपना दिया है बट नहीं निकल रहा है। फिर वो लोग एक चीज करते हैं कि वो लोग अपना जो भी एग्जाम कॉपीज होते हैं वो लोग मंगवाते हैं। मतलब वैसे भी हम लोगों का वो सिस्टम होता है कि जो भी आपने एग्जाम में लिखा और आपका जो करेक्शन हुआ, आपका एग्जाम पेपर्स, वो आप मंगवा सकते हो। तो फिर सर्टिफाइड कॉपीज बोलते हैं उसको, और सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा के फिर वो लोग अपना एग्जामिन करते हैं कि कहाँ कहाँ वो लोगों ने मतलब गलती किया। तो फिर री एग्जामिन करते हैं पूरा प्रोसेस, फिर नया टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर नए तरीके से पढ़ते हैं, और या तो फिर नया फैकल्टी के पास जाते हैं, फिर वो लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही चलता है। ये जो फेल्योर का जो है, फेल्योर से वापस बैठना, मतलब जो मैंने बोला था कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ फिर दूसरा अटेम्प्ट में बैठेंगे, इसमें आपका पर्सनालिटी पूरा आपका मतलब हिट करेगा, बहुत गंदा तरीका से हिट करेगा। और क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका रिज्यूमे में भी आपका बाद में जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका रिज्यूमे में भी दिखेगा आपने कितना अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, आपका इंटर कितना अटेम्प्ट पड़ा है, फाइनल का आपका कितना अटेम्प्ट पड़ा है। तो अल्टीमेटली आप मेंटोर्स के पास जाते हो, फिर बैठते हो उनके साथ भी, मैंने ऐसे पढ़ाई किया ये सब्जेक्ट और किस तरीका में पढ़ना चाहिए, तो वैसे एग्जामिन करके करना होता है। बाकी तो वो खुद का पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप माइंडसेट से फेल्यूर को कैसे टैकल करोगे। सर आप कैसे सब्जेक्ट जैसे कि ऑडिट या फिर लोग ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े टफ रहते हैं उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? ऑडिट या लॉ, ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, इसमें बहुत ज्यादा थियोरी रटना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो इसमें मेरा पहले से आदत था कि मेरे को टेक्स्ट बुक रीडिंग मतलब वो मेरे लिए सूटेबल था। तो मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग, जो भी हमारा सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उससे मैं सीधा सीधा पढ़ता था। पहले पहले मैं ये मतलब इंश्योर करता था कि पूरा पूरा टॉपिक मेरे को समझ में आए, मतलब पूरा जो बोल रहा है वो थियरी और वो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग में आपका दिक्कत है तो फिर आप मेमोराइज कर भी लो, आपका दिमाग से निकल जाएगा, एग्जाम लिखने के बाद अगला दिन ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करो, आपका फर्स्ट प्रोसेस में होता है। उसके बाद आपका नोट्स मेंटेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आंसर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और आप पूरे पूरे आंसर्स आप रट नहीं सकते। आप उसको कॉन्सेप्चुअली उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपके सपोज लॉ में सपोज पूरा सेक्शंस रहते हैं, तो मैं क्या करता था, पूरा सेक्शंस का लिस्ट प्रिपेयर करता था। तो पूरे सेक्शन 40 कौन सा, 41 कौन सा, 42 कौन सा, 43 कौन सा, पूरा लिस्ट मेरा रहता था। और मैं सेक्शंस के साथ साथ में उसका जो भी सेक्शन का हेडिंग होता है वो मैं मेमोराइज करता था। तो मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि इस एक्ट में इस सेक्शन। सर सीए में, सीए की जब प्रिपरेशन करते हैं तो मॉक टेस्ट कितने कंपलसरी होते हैं? ये चीज मैंने ना थोड़े एग्जाम में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, बिकॉज मेरा टाइम का वो इश्यू चल रहा था। तो मैंने सीधा जाके एग्जाम पेपर्स दे दिया, निकल गया वो अलग चीज है। बट जब जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे को ऑल इंडिया रैंक्स आए इसमें, सीएमए में। सीएमए का जो भी मैंने किया था सीए के साथ साथ, सो सीएमए के एग्जाम्स में मैंने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में मैंने तीनों में ऑल इंडिया रैंक मैंने सिक्योर किया था। मतलब टॉप 50 जिसको भी आता है, टॉप 50 रैंक्स, तो वही अनाउंस करते हैं। हमारा कॉमर्स में ऐसा ही होता है कि बस टॉप 50 अनाउंस करते हैं, बाकी किसी के अनाउंस नहीं करते स्कोर्स। तो टॉप 50 में अगर आप आते हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक निकल गया। तो फिर सीएमए में मेरे को हर बार पता नहीं टाइम मिल गया, तो मैंने मॉक टेस्ट इंश्योर किया, तो मैं ऑल इंडिया रैंक निकल गया। सीए में पता नहीं वो ऐसा था कि डेस्टिनी ऐसा था कि मैं लिख नहीं पाया, बिकॉज मेरे हाथ में टाइम नहीं बचा था। बट सीए में मैं पास होके निकल गया। तो मॉक टेस्ट इतना डिफरेंशिएट करता है आपको, एक पूरा स्कोरिंग सिस्टम आपको बदल देता है, आपका एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़ा देता है आपका मॉक टेस्ट। और सबसे
इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेपर खत्म करने का। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है कि पेपर का नहीं खत्म कर पाते, 100 मार्क्स लिख ही नहीं पाते 3 घंटे में। तो हमारा ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है एक एक पेपर का। सो 3 आवर्स में पेपर भी खत्म नहीं होता उनका। सो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो, आपका पेपर भी टाइम में खत्म हो जाएगा। बिकॉज आपके, जैसे आपने ऑडिट और लॉ के बोल रहे थे, सो आपके आंसर्स बहुत लेंथी होते हैं। तो आप इतना इतना आंसर्स आपको खत्म करने में भी आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। आप जब मॉक टेस्ट लिखते हो तो आपको पता होता है कि हाँ, मतलब कितना टाइम लग रहा है मेरे को। एक एक सर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है मेरे को, 20 मिनट लग रहा है, कितना। और एक और चीज, आपका सबसे ज्यादा बेटरमेंट ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो, आप खुद का, या तो आप खुद करेक्शन कर रहे हो अपना पेपर का, मतलब आंसर देख के, स्टैंडर्ड आंसर देख के आपको पता चल रहा है कि मैंने कितना सही से लिखा, या तो आप किसी को करेक्शन करने दे रहे हो, कोई आपका बिहाफ में करेक्शन कर रहा है। आपको वही सबसे ज्यादा पता चलेगा कि आप सही से मैच कर रहे हो आंसर, या फिर आप आउट ऑफ स्टैंडर्ड आंसर लिख रहे हो। बिकॉज हमारा ऐसा होता है कि जो भी क्वेश्चंस देता है, आपका जैसे की होता है, आपका आंसर की होता है जेई या एडवांस में, आपका तो एमसीक्यू होता होगा, हमारा में भी एमसीक्यू है। 30-30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 70 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो 70 मार्क्स का जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर है, उनके हमारा आंसर कीज होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर है तो इंस्टीट्यूट देता है कि आंसर ऐसा वे में होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से मेरा पैराग्राफ्स जो भी है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो चीज भी आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से। वरना आपको आइडिया नहीं लगेगा, आपका आंसर आपको लगता है कि हाँ मैंने तो अपने वे में तो लिख दिया, बट लॉ में तो आपको बोलना पड़ता है कि आपको कौन सा सेक्शन नंबर के हिसाब से आप लिख रहे हो। सेक्शन नंबर भी लिखना पड़ता है। कोई कोई लोग सोचते हैं कि सेक्शन नंबर नहीं लिखने से भी चलेगा, पर लिखना पड़ता है, लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो वो सब चीज आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा, कोई करेक्शन करके बताएगा आपको। सो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो एग्जाम से मिनिमम 1 वीक 10 डेज पहले जो टाइम पीरियड होता है तब देना चाहिए मॉक टेस्ट, तब आपका सही से। और जो ये क्वेश्चन है एक भुयान करके इंस्टाग्राम अकाउंट से है, कैन यू ओके जस्ट टेल अ लिटिल बिट अबाउट गेटिंग इनटू पावर ग्रिड? ओके हाँ, सो अभी मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ एज अ फाइनेंस ऑफिसर। सो मैं अभी लास्ट ईयर जुलाई 2024 में मैंने ज्वाइन किया था। और जैसे मैंने सीएमएस के बारे में बोल रहा था कि उनको बहुत सारा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर्स के भी सॉफ्टवेयर है, जैसे वो लोग भी पीएसयू में भी है, एनटीपीसी में भी है, पावर ग्रिड में भी बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स भी बहुत सारे लोग करते हैं गेट लिख के। फिर वैसे ही इसमें भी जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं पीएस, उसमें भी सीएस का रिक्रूटमेंट पड़ता है। तो जैसे नोटिफिकेशन निकलता है उनका जो भी गवर्नमेंट कंपनीज का, वैसे ही मैंने पावर ग्रिड का भी अप्लाई किया था। और बचपन से मेरे को, मतलब जब से मैंने इंटर्नशिप्स करना शुरू किया था, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को गवर्नमेंट में जाना है। तो फिर उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद फिर मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे एक एक कंपनीज का ट्राई किया था। तो पावर ग्रिड का भी नोटिफिकेशन आया, फिर मैंने अप्लाई किया। फिर उनका भी एक ऑल इंडिया लेवल अलग से एग्जाम होता है, उसमें बस सीए ही अप्लाई करते हैं, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर इंटरव्यू कॉल आता है। फिर इंटरव्यू कॉल पे फिर सिलेक्शन होने के बाद फिर यू आर अपॉइंटेड एज एन फाइनेंस ऑफिसर। सो अभी उसमें पावर ग्रिड। सेम अकाउंट से एक और क्वेश्चन है कि डिड यू गेट इनटू पावर ग्रिड थ्रू सीए और सीएमए कोर्स? एक्चुअली हाँ, इसमें ये है कि एलिजिबिलिटी में सीए और सीएमए दोनों साथ में इक्वल माना जाता है गवर्नमेंट कंपनीज में, ये फैक्टर है। तो इक्वल जब माना जाता है तो आपके हाथ में कुछ भी डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो उसके हिसाब से। मेरा ऐसा हुआ था कि मैं जब अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तो मेरा हाथ में सीए था। और जब तक मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था तब तक मैंने सीएम में भी फाइनल मेरा लेवल पेंडिंग था, उसमें भी सेम है, फाउंडेशन इंटर फाइनल सेम है। तो उसमें मेरा फाइनल लेवल पेंडिंग था, तो वो मैंने निकाल दिया था। और जब मैं इंटरव्यू में बैठने गया था तो मेरा सीए सीएम में दोनों हाथ में था। तो वैसे हुआ था मैं, दोनों सर, पेयर्स। आपको सीए के बारे में कब पता चला था? क्या आपको, और दूसरा डाउट है, क्या आपको लगता है कि इंडिया में सीए जैसे ऐसे जैसे आईआईटी जेईई और नीट के बच्चे ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, या फिर उन्हें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए पैन से, और सीए के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता बच्चों को, उसे कैसे हम्म इंडिया में डेवलप करें? इसके लिए तो, क्योंकि आईआईटी जेईई के बारे में क्या होता है, जैसे हम लोग शुरुआत में बात किए थे, इसका
बच्चों को मतलब 6th क्लास से ही बहुत सारे लोगों को जेई का ट्रेनिंग दे रहा है, वैसे उनकी उसके वजह से ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है। बट सीए का जैसे मैंने बोला था क्लास 11 से वो लोग शुरू कर रहे हैं साथ में पढ़ाई करना, बिकॉज उनका सब्जेक्ट भी अलग है, वो स्कूल लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता। तो इसके इसके डिफरेंस की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा है, सीए का अवेयरनेस नहीं हो रहा है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल्स में और जाना चाहिए, और अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि ऐसा भी एक स्कोप है जिसमें आप जा सकते हो। और इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। तो उसमें जो भी सीएस है, जो भी क्वालिफाई होते हैं, वो लोग स्कूल्स में जाके वो लोग अपना सीए कोर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके 1-2 घंटा आते हैं। तो ये एक्टिवली प्रोग्राम चल रहा है। मतलब अभी मैंने भी एक स्कूल में भी गया था, और एक कॉलेज में भी मैंने जाके सीए के बारे में मैंने उनको बोल के आया था। 8th 9th 10th बच्चे ही हैं सारे, उनको जाके मैंने बोल के आया था। सो आई थिंक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू ही बढ़ेगा। वरना आपका फैमिली में कोई और पढ़ रहा हो, उसके उसके बेसिस पे आपको पता चल गया, तो वैसे ही होगा, वरना तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफरेंट लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे आपने सर बताया डिस्क्रिप्टिव और ये अलग अलग हम्म। एग्जाम। तो क्या सीए ऑनलाइन पढ़ के निकल सकता है जो बच्चा गांव से है? जैसे कोटा जाते हैं बच्चे, वैसे क्या है घर पे पढ़ ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही है। इंस्टीट्यूट के मैं नाम यस, भी नहीं लेना चाहूंगा। क्या पढ़ा जा सकता है, रिजल्ट निकाला जा सकता है? यस। मैंने कभी आज तक जाके मैंने ऑफलाइन क्लासेस मतलब किसी स्टडी सेंटर पे बैठ के मैंने कभी आज तक नहीं किया। मैंने सेल्फ स्टडी किया है, सीधा सीधा टेक्स्ट बुक उठा के मैंने पढ़ा है अपना घर पे बैठ के, या फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस मंगवा लिया, पेन ड्राइव क्लासेस होते हैं। या फिर आप आजकल तो पेन ड्राइव भी नहीं चल रहा है, आजकल पूरा ऑनलाइन अगर आप परचेस किया तो आपको गूगल ड्राइव में ही क्लासेस मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लो, लैपटॉप आप रख के सामने बैठ के आप पढ़ लो। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आजकल ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हो, आप कर सकते हो सीए। और इसके एग्जाम सेंटर्स भी आपके ऑल ओवर इंडिया हर जगह होते हैं, हर टाउन में होते हैं। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑनलाइन, मैंने पूरा ऑनलाइन ही किया है जितना मैंने सीए किया है। ऑनलाइन में क्या डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट सही हो पाएगा? सब हो जाएगा ऑनलाइन में वो लोग पूरा जो भी फैकल्टीज होते हैं सीए के, सारे इंस्टीट्यूट के जो भी सिलेबस के हिसाब से वो लोग अपना सारे एक्सप्लेनेशन क्लासेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम टैक्स का, अगर मैंने जीएसटी का सपोज उठा लिया, जीएसटी का हमारा एक पेपर है, तो जीएसटी का भी क्लासेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 90 क्लासेस है, एक एक क्लास 3-3 घंटे के, तो उनके पूरे 270 आवर्स का क्लासेस होते हैं। तो आप क्लासेस परचेज कर लो और घर पे बैठ के हर दिन एक एक क्लास सुन लो, आपके 90 दिन में आपके कोर्स खत्म हो जाएगा। तो वो लोग खुद का भी वो लोग अपना क्या बोलते हैं, अपना टेक्स्ट बुक्स भी देते हैं, और इंस्टीट्यूट का तो खुद को आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज जब आप रजिस्टर करते हो तो आप दोनों लेके आप पढ़ सकते हो। वो लोग आपको इंश्योर करेंगे कि आप एमसीक्यू भी पूरे सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव भी पूरे सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग तो टेस्ट सीरीज भी देते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो आप उसी फैकल्टी जिससे आपने कोचिंग लिया ऑनलाइन, उसके पास ही आप मॉक टेस्ट भी लिख सकते हो। तो आपको आजकल सब मतलब इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो चुका है सीए का। तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपको हर चैप्टर का यूट्यूब पे आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएगा, ऐसे ही रैंडमली आपको कुछ भी मिल जाएगा। सो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। एक मोहित का क्वेश्चन था जो अभी क्लास 9th में है कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनना है इंडिया का, बेस्ट अच्छा, कोर्स क्या होगा मेरे लिए? फाइनेंस के लिए आपको चाहिए, पहले तो फाइनेंस का नॉलेज तो आपको ऑब्वियसली चाहिए, एक और नॉलेज आपको चाहिए इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको पॉलिटिक्स तो 100% आना चाहिए। जब वरना बिना पॉलिटिक्स के तो आपको जितना भी ज्ञान हो कुछ नहीं होगा। तो आप पहले ये इंश्योर कर लो कि आप आर्ट्स के तरफ जाओ, और पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सब सब्जेक्ट्स में जिसमें सोशल इंक्लूड होता है, उस तरफ जाओ। और उसमें मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो कर लो। फिर उसके बाद आप कैसे बोले, मतलब फाइनेंस के रोल्स में जा सकते हो, या उसके बाद फिर आपको पॉलिटिक्स में तो एंट्री करना ही पड़ेगा। फिर वो तो अलग ही रास्ता है सब एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, उसने नाम हम कुछ नहीं है आईडी पे। क्वेश्चन है सीए सीएमए में क्या डिफरेंस है? ओके, गुड क्वेश्चन तो हाँ,
सीए सीएमए में सीए जो होता है वो बहुत होलिस्टिक कोर्स होता है, उसमें ना सारे सब्जेक्ट्स स्टैंडर्ड वे में पढ़ाया जाता है। और सीए और सीएमए में एक ही डिफरेंस है, सीए में ऑडिट जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इन डेप्थ में पढ़ाया जाता है आपको। वो ऑडिट बहुत स्पेशलाइज्ड, एक सीए का पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड स्किल है समझ लो। सीएमए जो होता है, सीएमए का फुल फॉर्म देख लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें इन डेप्थ लेके जाएगा सीएमए, ठीक है। और सीएमए का जो सिलेबस है उसमें ऑडिट नहीं होता, ऑडिट का पेपर नहीं है उनका। ऑडिट बहुत मतलब शॉर्ट वे में बस इंट्रोडक्शन करके बेसिक्स बस पढ़ाया जाता है, उसमें इन डेप्थ में नहीं लेके जाता है, बिकॉज सीए वाले ऑडिट में स्पेशलाइज्ड है और इसमें कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड है। तो यही दोनों डिफरेंस होता है। इसमें बाकी सारे पेपर सेम है, जैसे अकाउंट सेम है, इसमें सेम है, इसमें लॉ है, इसमें लॉ है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें इनकम टैक्स है, इसमें भी इनकम टैक्स है, इसमें जीएसटी है, उसमें भी जीएसटी है, इसमें ऑडिट है, उसमें नहीं है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग इन डेप्थ नहीं है, बस वही डिफरेंस है। सीए बनने के बाद अर्निंग पोटेंशियल कैसे होता है स्टार्टिंग में? गुड क्वेश्चन। अर्निंग पोटेंशियल अभी जो सीए का कैंपस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मिनिमम आपका 9-10 लाख का पैकेज आपका लग जाता है इनिशियल स्टार्टिंग, आप जब फ्रेशर होते हो। तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सीएस को जिसको रैंक का आता है, टॉप 50 में जो होते हैं रैंकर्स के लिए, तो अबव 17-18 मतलब 20 से शुरू होता है उनका, तो 20-25 वैसे होता है रैंकर्स का। बाकी जितने भी, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सीए, आपने बिना फेल्योर के अगर आपने निकाल दिया 6 पेपर, तो आपको 15 तक मिल जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आपके अटेम्प्ट लगे तो फिर आपको 9-10-11 वैसे वो रेंज में मिल जाता है। तो ये वाला पैकेज है। उसके बाद फिर जो आपका ग्रोथ है वो आपका पर ईयर आपका 10% मोस्टली ग्रोथ हो जाता है। अगर आपका 2-3 साल हो गया तो आप उस 2-3 साल का पैकेज के साथ आप दूसरे कंपनी में जब शिफ्ट मारोगे तो आपको 40% 50% हाइक के साथ आप शिफ्ट कर सकते हो। बस स्टार्टिंग के लिए आपको अच्छा ही है इनिशियल थोड़े साल, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा आप 10 साल के बाद देखोगे तो आपका स्टार्टिंग वाला 10 साल के बाद वाला तो अलग ही आपका डिफरेंस होता है, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन हमारे टीममेट का ही है, निखिल का क्वेश्चन है कि अच्छा। व्हाट यू फील डिफरेंस बिटवीन साई चरण एंड सीए साई चरण? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आज तक मेरे को कोई पूछा नहीं। मैंने तो अभी सोचा भी नहीं वैसे, बट जब आप सीए बनते हो ना आप, ये चीज मैंने वहां पे जब कॉन्फ्रेंस में गया था मैंने स्टेज पे भी बोला था ये चीज, आपको रील में भी मेरा दिखेगा इंस्टाग्राम पे। आपके अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप सीए करते हो, क्योंकि आप इतना कंसिस्टेंसी के साथ इतना फेल्योर्स, ऑलमोस्ट 99% लोग फेल्योर देख के ही सीए बनते हैं, एक ना एक फेल्योर तो देखते ही है वो लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना फेल्योर के पूरे पास हो जाते हैं। तो जिस दिन आप सीए बनोगे आपके अंदर से एक फीलिंग आएगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब जिंदगी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को यूपीएससी करना है यूपीएससी भी कर सकता हूँ, आईआईएम कैट निकलना है कैट भी निकाल दूंगा, कुछ भी कर लूंगा मैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है ना आपका, अलग लेवल बढ़ जाता है जिस दिन आप सीए बनते हो। तो वो चीज मैं मतलब सीए बनने से एक दिन पहले भी अगर मैं खुद को देख लूं तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, अभी मैं जितना कॉन्फिडेंटली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन आप सीए बनते हो ऐसा कि हाँ अब तो मैं बन गया, मतलब मेरा एक अलग इंडिविजुअलिटी है। जो भी मेरे से बात करेगा वो सीए साई चरण करके बात करेगा, नॉर्मल साई चरण जैसे नहीं बात करेगा। तो सीए का जो 2 लेटर टैग है वो बहुत इंडिविजुअलिटी देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, कॉन्फिडेंस तो आपके अलग लेवल पे आपको शूट अप करता है, वो तो अनमैचेबल है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज होता है कॉन्फिडेंस, और आपको खुद पे भी आपको ट्रस्ट आता है। हाँ मैंने इतना बड़ा कोर्स मैंने किया है तो हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर कुछ सोचा मैंने डिटर्मिनेशन के साथ तो मैं करके रहूंगा, वो वाला कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सर आपके साथ ट्रीटमेंट में, पेरेंट्स का ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है साई चरण और सीए साई चरण में? बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ मेरे पेरेंट्स तो बचपन से वैसे स्ट्रिक्ट थे,
एकेडमिक्स को लेके। वो भी एक अच्छा चीज है कि उनका स्ट्रिक्टनेस के वजह से मेरा एकेडमिक्स अच्छा गया। तो ये पता होता है जिसका घर में स्ट्रिक्टनेस है। तो फिर एक बार सीए बनने के बाद वो लोग काफी लाइट हो गए, काफी चिल हो गए। अभी इतना टेंशन ही नहीं लेते कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, अभी बंदा भी सेटल हो गया तो इतना टेंशन नहीं लेते। सबसे पहले उनको उनका फेस पे ना एक प्राउड वाला फीलिंग आता है, हाँ मेरा बच्चा ने मतलब कर लिया जो सोचा इसने। और सबसे ज्यादा यही है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत कम हो गया उसके बाद। मतलब इतना मतलब कुछ भी चीज के लिए वो कुछ मना नहीं करते, या फिर काफी फ्रीडम भी मिल जाता है एक बार आप सीए बनते हो तो, बिकॉज आप लाइफ में सेटल हो जाते हो। जॉब तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बिना जॉब के तो आप बैठोगे नहीं। तो आपको जॉब भी मिल जाएगा, तो आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और ये सब बहुत सारे अच्छे चीज होते हैं। स्ट्रिक्टनेस बहुत कम हो जाता है उसके बाद। आप पेरेंट्स के साथ भी काफी फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हो। तो ये सब डिफरेंस मैंने सर देखा। जैसे आप हैदराबाद से हो और अभी आप दिल्ली में हो, तो क्या डिफरेंस लगता है स्टूडेंट्स के बीच में, जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं और जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं? अ, दिल्ली तो मैं अभी, मेरा जब जॉब लगा था तब से ही मैं हूँ, उसके पहले मैं दिल्ली कभी रहा नहीं। बीच बीच में आता जाता रहा बट मैं कभी रहा नहीं। वैसे तो मैंने एक्चुअली मेरा बचपन का जो भी पढ़ाई था वो सब हैदराबाद में था। फिर उसके बाद मेरे पापा का ना नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हुआ था, तो आसाम में था मैं। मतलब मेरा जो सीए का इंटरमीडिएट फाइनल और जो मेरा सीए का जो इंटर्नशिप होता है वो सब मैंने गुवाहाटी से किया था। तो मैं पूरा असम में ही, मेरा यूथ, मेरा मतलब वो टाइम पीरियड जो कॉलेज का टाइम बोलता है ना, वो सब मेरा असम में बीता है। तो मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स काफी देखे हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो काफी प्रोफेशनल है, और काफी वो लोग सीए का जितना लोग देखे हैं मैंने, वो लोग तो काफी अच्छे खासे मतलब सीरियस ही रहते हैं। और सीए में जो भी सोच के आते हैं वो लोग मोस्टली सीरियस ही होते हैं। अगर उनको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि ये कोर्स से मैं कर नहीं पाऊंगा, उनको शुरुआत में पता चल जाएगा। जब वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं उनको वो सिलेबस देख के खुद को पता चल जाता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तभी आधे से ज्यादा लोग निकल जाते हैं, हाँ भाई मेरे से नहीं होगा सीए। तो वो चीज तो मैंने देखा है। बाकी तो दिल्ली का स्टूडेंट्स के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने सामने से देखा नहीं। पर ठीक है, जो भी है वैसे सीरियस ही है। सर आप जैसे हरियाणा में भी रहे हो, तो हरियाणा कह रहा हूँ मैं, कहाँ पे? हैदराबाद में। हाँ, हैदराबाद हैदराबाद में। में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एमएनसी और टेक कंपनियां ज्यादा क्यों हैं? हैदराबाद और बैंगलोर तो वैसे दोनों आईटी से, आईटी के हिसाब से बहुत ज्यादा कंपनीज तो है वैसे। तो वो शायद जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, जैसे हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, तो वो हाईटेक सिटी में पहले से मतलब जब 2000 से दो तब का गवर्नमेंट था, तो वो लोग तब से ही डेवलप करो। बैंगलोर तो इंडिया का सिलिकॉन वैली वैसे बोलते ही है। तो उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट वो लोकेशंस जो भी है और वहाँ के जो यूथ में जो पॉपुलैरिटी है, उनका इंजीनियरिंग के तरफ अलग ही उनका, वो आईआईटी जेई का अलग ही उनका क्रेज है हैदराबाद बैंगलोर ये सब एरियाज में। बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है। सीए का तो वैसे चेन्नई बहुत ज्यादा फेमस है सीए के लिए तो। और गुड़गांव भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हब ही लगता है मेरे को, फाइनेंस वाले बहुत सारे हैं गुड़गांव में। आपको रियल में सीए के बारे में कब पता चला था, और सीए में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल सीए के बारे में मेरे को पता चला था जब मैं क्लास 10th में, जब मेरे पापा मेरे को पहली बार उनके बारे में बोले, मतलब सीए के बारे में बोले थे। तो मेरे को मेरे पापा के थ्रू ही पता चला सीए के बारे में। फिर उसके बाद मैंने खुद ही रिसर्च किया था कि एग्जैक्टली कोर्स में क्या पढ़ना जाता है, कितना ये कोर्स डिमांड करता है पढ़ने के लिए, आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं। वो सब मैंने सीनियर्स के मैंने वीडियोस यूट्यूब में देख देख के फिर मेरे को पता चला कि हाँ इतना टफ कोर्स है, इतने महीने बैठने पड़ेंगे इसके लिए। तो वो सब मेरे को 10th 11th में मेरे को पता चला था वैसे। तो फिर बाकी रोल मॉडल अगर मैं बताना जाऊं तो वो टाइम पे ना मैं बुक्स काफी पढ़ता था। अभी छूट गया, इतना सारा टेक्स्ट बुक ये सब पढ़ के मेरा बाकी वापस पढ़ने का मन नहीं करता। बट वो टाइम पे मैं बुक्स काफी पढ़ता था। तो मेरा मदर टंग तेलुगु है, तो मैं हैदराबाद से हूँ तो तेलुगु मेरा मदर टंग है। तो वहां पे ना एक बहुत फेमस राइटर है, एक सर है, वो सीए भी है और वो मूवी के डायरेक्टर भी थे। मतलब वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, सीए भी किया है, फिर काम भी किया है, फिर मूवीज में भी गया है, फिर राइटर, एज अ राइटर भी बहुत सारे बुक्स उन्होंने रिलीज किया। उनका नाम है यंडमूरी वीरेंद्र नाथ।
ठीक है, तो यंडमूरी वीरेंद्रनाथ सर वो टाइम पे मेरे को काफी ज्यादा इंस्पायर किया, और पापा ने भी उनका रेफरेंस दिया था। एक्चुअली पापा भी काफी मूवीज देखते थे, तो उनका मूवीज देखे उनका बुक्स पढ़े, तो मेरे को भी ऐसे बुक्स दिए कि अरे इनका बुक्स पढ़ो तुम, ऐसे समर हॉलीडेज है तो बुक्स पढ़ो। तो फिर उनका बुक्स पढ़ा था, और फिर वो टाइम पे मेरे को इनिशियली उन्होंने काफी मोटिवेट किया था। फिर आगे बढ़ के फिर सीए का टेक्स्ट बुक पढ़ने में ही पूरा दिन निकल जाता था, तो फिर बुक्स पढ़ने का आदत निकल गया, तो ऐसा है। हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा रैपिड फायर है, उसमें आपको 1 वर्ड में जवाब देना है ओके। कि बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग स्पेशली। बॉलिंग, हाँ बॉलिंग। और हैदराबाद बढ़िया है या फिर गुवाहाटी। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, हैदराबाद। कब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्लास 11th हार्ड है या फिर क्लास 12th, अगर मतलब देखा जाए। क्लास 12th, 12th क्लास हार्ड है। 12th साइंस का सपोर्ट बहुत बढ़िया था या फिर सिमिलर सिमिलर था। बहुत बढ़िया था, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ, वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या लगा। ऑडिट, ऑडिट में ऑडिट सबसे ज्यादा टफ है, और बहुत थियरेटिकल है, बहुत लेंथी है। ऑडिट हार्ड लगा। ऐसा कौन सा आपको मतलब पार्ट लगा लाइफ में जब सीए जर्नी में कि लगा कि छोड़ दूं सीए की प्रिपरेशन। मेरे को नहीं लगा वैसे कभी छोड़ दूं करके नहीं लगा, पर टफ लगा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है मेरे को, ऐसा लगा, बट छोड़ने का तो कभी मैंने सोचा नहीं। 1 वर्ड फॉर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए सीएमए। बहुत टफ रहेगा, बहुत सोच समझ के एंटर करो, वरना डूब जाओगे। मैं सच सच बता रहा हूँ। अब मतलब ये क्वेश्चन है हमारे कि अगर अगर आप क्लास 11th में होते, अभी क्लास 10th से पास आउट होते, तो क्या गलतियां हैं जो आपने की जो अब नहीं करना चाहेंगे, या फिर कुछ और अच्छा अच्छा, हो जाए जो खुद को सुकून मिले, जो बच्चे ना करें स्पेशली, जो आपने किया कुछ ऐसा। मतलब मैंने ना कुछ ज्यादा ही सीरियस बंदा था मैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता था कि आप बाकी चीजें भूल जाते हो। तो मैंने ना ये शुरुआत के 2-3 साल है सीए के, उसमें बस पढ़ाई किया, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। और वो मेरे ना यूथफुल ईयर्स है, मतलब जब आप ऐसे क्लास 12 के बाद जब आप बीटेक में जाते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो कॉलेज लाइफ में। और वो टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया, बस पढ़ाई किया, बस वो भी घर पे बैठ के, मैंने किसी से बात नहीं किया, और मैं डिप्रेशन में भी गया था बीच में, ऐसे मतलब खुद में अकेला दिमाग, वो पूरा डिप्रेशन में भी गया, फिर वापस भी आया, तो काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो आप ये चीज मत करना, आप पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा रिलीफ भी लो, इतना ज्यादा हेवी स्ट्रेस मत लो। आप बैलेंस अच्छा से रखो, पढ़ाई भी करो, ठीक है, 8-9 घंटा पढ़ाई करो, 1-2 घंटा थोड़ा चिल भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीए निकल जाएगा। इतना भी नहीं है कि आपको 1400 मतलब 14-16 आवर्स बैठ के पढ़ना है, ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं है, आप 8-9 घंटे भी बैठ के पढ़ने से आपका निकल जाएगा। तो आप इतना सीरियस मत लो, और थोड़ा तो चिल रहो, वरना आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। बॉलिंग की इकोनॉमी इतनी कम कैसे है। बॉलिंग, क्योंकि मैं बचपन से, जब से स्कूल में था, तो मैं स्कूल में भी क्रिकेट चैंपियन था, तो मैं बचपन से, वो पता नहीं, मेरा स्पोर्ट्स में अलग इंटरेस्ट है, तो मैं एज ए प्लेयर भी अच्छा हूँ, देखता भी हूँ। तो स्कूल में ही मैं सीनियर्स के साथ खेलता था, तो तब से ही मैं बॉलिंग, मतलब मैं सारे बॉलर्स का भी मैं स्टाइल्स भी मैच करके मैं करता हूँ, और मैं बॉलिंग राइट हैंड भी करता हूँ, लेफ्ट हैंड भी करता हूँ, तो मैंने वो भी सीखा है, तो वहां से हो गया बचपन सीए से बनने के बाद आपकी डेली रूटीन कैसी होती है। अभी का अगर मैं रूटीन बताऊं, मतलब वो रूटीन तो जॉब के हिसाब से भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट 1 ईयर मैंने प्राइवेट जॉब में था, तब तो फिर काम के अलावा कुछ नहीं था, बस सुबह उठो, मतलब फ्रेश अप हो जाओ, फिर पूरा दिन रात तक काम, काम ही चलता है। बट अभी गवर्नमेंट में आने के बाद थोड़ा आपको बैलेंस मिल जाता है अच्छा खासा। तो फिर अभी ऐसा है कि मैं सुबह 8:45 तक रेडी हो जाता हूँ, फिर 8:45 में ऑफिस निकल जाता हूँ, फिर हम लोग काम ऐसे ब्रेकफास्ट करके ऑफिस
ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस फिर 9:30 ऐसे शुरू करके फिर हम लोग 6 o'clock तक ऑफिस हो जाता है, फिर 6 o'clock फिर रूम आता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं जिम जाता हूँ, तो जिम जाके फिर वहाँ पे 1 hour 1.5 hour ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद रूम आता हूँ, फिर उसके बाद डिनर, फ्रेश अप हो जाओ, फिर रात में अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो कर लेता हूँ, रात में आके 9 बजे 10 तक ऐसे कर लेता हूँ, या फिर कुछ मूवी कुछ देख लेता हूँ, कुछ भी मेंटोरशिप करना है तो कुछ मेंटोरशिप कॉल्स ले लेता हूँ, तो वो सब फिर रात में आके कर लेता हूँ, फिर 10:30 11 तक मैं सो जाता हूँ, तो मेरा रूटीन ऐसे ही रहता एक मेडिकोस का क्वेश्चन था कि वो है। अपने अच्छा, ब्रदर के लिए पूछ रहे हैं, छोटे ब्रदर के लिए, व्हाई टू चूज कॉमर्स? वाई टू चूज कॉमर्स? अगर मैं सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से बताऊं तो कॉमर्स, आप अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट हो, अगर आपको साइंस इंटरेस्ट नहीं है, तब आप कॉमर्स ले लो, बेस्ट है ये, मतलब सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं अगर 9th और 10th उनको जाके मैं बताऊं कि आप कॉमर्स इसलिए लो बिकॉज आपको ऑडिट करना पड़ता है, आपको आप इनकम टैक्स करो, ये सब करने से वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि 9th 10th का बच्चा को इनकम टैक्स जीएसटी ये सब क्या ही समझ में आएगा। मैं उसको अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलो तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री तेरे को टफ लग रहा है, बायोलॉजी टफ लग रहा है, मैथ्स तो मैनेज कर लेगा, क्योंकि मैथ्स भी हमारा सीए एंट्रेंस में ही पूछा जाता है, सीए का उसके बाद इंटर फाइनल में मैथ्स नहीं होता, तो आपको बस मैथ्स का क्लास 11 12 में अगर आप मैथ्स एवरेज स्टूडेंट भी नहीं हो तो आप कॉमर्स कर लो, और कॉमर्स में आपके ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बोला सीए है, सीएमए है, सीएस है। सीएस अगर आपको आप थियोरेटिकल वाइज आपका ब्रेन अच्छा है तो आप सीएस कर लो, क्योंकि सीएस में पूरा लॉ है, कंपनी सेक्रेटरी जो है बंदा, वो कंपनी को लॉ के हिसाब से वो अपना रेगुलेशंस के हिसाब से गाइड करता है। सो स्कोप बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत अलग अलग है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करो, आप एज ए सीए प्रैक्टिस करो, आप गवर्नमेंट कंपनीज में करो, आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर लो। बहुत सारे लोग बस यही करते हैं, साल में बस आईटीआर फाइलिंग ही करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ही करते हैं, उसमें ही पैसा कमा लेते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग ऐसे बस जीएसटी फाइलिंग ही करते हैं, जीएसटी में भी पैसा कमा लेते हैं। तो तुमको करने के लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेस है, आप ऐसा नहीं कि ये, आप बहुत सारे लोग स्टार्टअप में भी चले जाते हैं, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो है, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा है सीए में, कॉमर्स में। यस। आप सीए के स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहें? मोटिवेशनल मैसेज अगर मैं बताना चाहूँ तो, अगर आप बिलीव कर रहे हो कि सीए करने से आपका जिंदगी बदल जाएगा, तो वो सच में बदलता है, और ये उम्मीद अगर आपको है तो रखो, उसको मत हटाओ। वो मैं रीअश्योरेंस दे रहा हूँ उनको कि सच में बदलता है, और सच में बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप सीए करते हो तो आपको कभी भी डिमोटिवेशन लगता है कि सीए इतना वर्थ इट नहीं है मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को डाउट आता है क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है सीए करने का, आप कर लो, और आपको सीए कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो तो मैंने आज तक कभी किसी क्वालिफाइड सीए से मैंने कभी सुना नहीं कि हाँ मैं सीए करके रिग्रेट कर रहा हूँ, वो चीज मैंने कभी नहीं सुना। तो ये मोटिवेशन मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको करने का इच्छा है, करो, और आप बहुत हाई लेवल चले जाओगे। ये 12th के स्टूडेंट्स का डाउट है कि सीए बनने के लिए, मतलब ये सीए बनने के लिए क्या केवल टॉपर ही सीए बनते हैं, एवरेज स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे सीए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सीए आके भी इम्प्रूव किए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग कर्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका सपोज आईआईटी में भी ले लो, बहुत सारे 10th में भी एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, शायद 60 70% होंगे, जो भी होंगे, वो लोग फिर 11 12 में आके सीरियस हो गए होंगे आईआईटी जेईई देख के, फिर जब एग्जाम तक आया वो लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हो गए होंगे, फिर निकाल दिए होंगे। ये सीए में भी ऐसा होता है, 10th में बहुत एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जब तक सीए फाउंडेशन आता है उनको अंदर से हिट करता है कि हाँ आप मेरे को सीरियस हो जाना चाहिए, पढ़ते हैं फिर निकाल देते हैं। बहुत है एवरेज स्टूडेंट्स तो, जो जो मेरे सामने ही बोले कि हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो लोग सीए बन के अभी अच्छे से पैसा कमा रहे, घूम रहे हैं। तो ये भी मिथ है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेमिनार में कैसे मोटिवेशन रहता है, और जैसे बच्चों को बूस्ट बम्प्स आते हैं, तो वैसे सेमिनार अटेंड करते हुए आपको कैसा लगता है? सेमिनार, हाँ मैं भी उस एंड से आया हूँ, जब मैं दूसरों का सुन रहा था
जब सीए स्टूडेंट था तो मैं काफी सारे सेमिनार ये सब अटेंड करके मैं सीनियर सीएस का सुनता था, मतलब वो लोग जब भी मोटिवेट करते थे। और आज मतलब इस तरफ आने में भी मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप जस्ट एक नॉर्मल सीए रहने से एग्जाम पास हो गया, मैं सीए हो गया, इस वाला जोन से ना आपको कभी कभी बाहर आना चाहिए। सीए में भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है काफी सारे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करता है आजकल सीए स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए मतलब एलोक्यूशन जैसा हो गया, डिबेट हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, ये सब कंपटीशन, क्विज हो गया, ये सब नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स आजकल कंडक्ट कर रहा है। तो आपको एज अ सीए स्टूडेंट आपको ये सब एक्स्ट्रा भी करना चाहिए। तो जब आप ये सब करते हो ना, आपका रिज्यूमे बहुत शाइन होता है। आप जब एज ए जॉब में जब कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो सीए बनने के बाद, तो आप ये सब भी जब दिखाते हो कि हाँ मैंने ये सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ, जीत गया हूँ, तो तब आप सेमिनार के उस तरफ जाने के लिए आपको एज एन एक्सेप्शनल सीए देखते हैं, आप जस्ट नॉर्मल सीए नहीं है। तो अभी तो मेरे को बहुत ग्रेटफुल फील होता है, मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है दैट आई एम एबल टू गाइड स्टूडेंट्स, एंड वो मैं करता रहूँगा। मेरे को ऐसे कोई मनी का कोई ऐसा मैटर नहीं है, मैं फ्रीली ही करता हूँ सारा वेबिनार से जो भी है। सो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई स्पेशल। फाइनल कंक्लूजन दिया जाए बच्चों को इस वीडियो का तो क्या होगा आपकी तरफ से? फाइनल कंक्लूजन में तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, मेरे को आज तक कोई नहीं पूछा इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और पर्सनल लेवल पे भी आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग किया है। एंड मैं पिकनिक स्टडी ग्रुप को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहिए, और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को आप जैसे भी बुला रहे हैं मैं देख रहा हूँ सारा। सो आप ये वर्क आप कंटिन्यू करते रहिए, बहुत इंकरेजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारे लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस वाले रीच आउट करते रहेंगे। और मैं खुद भी बोलना चाहूँगा कि हाँ, सीए कोर्स पे जो भी मतलब सीए कोर्स पे लोगों को रियलिटी से ज़्यादा मिथ्स बैठे हुए हैं। मतलब उनको रियलिटी नहीं पता जितना उनको मिथ्स पता है सीए के बारे में। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि एमबीबीएस का है, उनका ब्रदर सीए कॉमर्स करना चाहता है, तो ऐसे। सो सीए का अवेयरनेस के लिए आपके लिए मार्केट में बहुत सारे फैकल्टीज हैं, मेंटोर्स हैं। आप अगर राइटफुली अगर आप यूट्यूब पे यूटिलाइज करते हो तो आपको भरे पड़े वीडियोस मिलेंगे जो आपको राइटफुली आपको सीए के बारे में गाइड करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप पूरे पूरे अवेयरनेस लो एंड देन सीए में फिर एंटर करना। एंड अगर आपको 10% 15% भी डाउट लगता है कि सीए मेरे से नहीं होगा शुरुआत में, प्लीज मत आइए। बिकॉज वरना वो फिर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सीए में आ गए, फिर आपको क्योंकि 4-5 साल आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, और वो ऐसे ही नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट के साथ ही आएगा। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ आप कोर्स में एंटर कीजिए, वरना प्लीज डोंट टेक रिस्क, बिकॉज पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है और आप पूरा करियर आप स्टेक पे नहीं रख सकते। सो सोच सोच समझ कर डिसीजन लेना, लेकिन आप अगर आप डिसीजन लिए तो फिर सीए आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स, वेरी रेस्पेक्टेबल कोर्स, और बहुत ज़्यादा टफ कोर्स भी है। सो यही बताना चाहूँगा। तो ये हमने सुना आईआईटी सर के पूरी बातें। एक सबसे पहले हम पिकनिक स्टडी टीम की तरफ से थैंकफुल है कि आपने वैल्यूबल वर्ड्स दिए, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें वैल्यूबल वर्ड्स पता चले, सीए के बारे में पता चला, सीएमए और आपकी जर्नी के बारे में भी पता चला। जो वीडियो यहाँ तक देखे उन्हें बता दूं, चैनल पे कंटिन्यू रहना है, क्योंकि आईआईटी के रिसर्चर की वीडियो आने वाली है चैनल पे, आईआईटी से रिसर्चर की। तो ऐसे ही चैनल पे कंटिन्यू रहना है। सर के वैल्यूबल वर्ड्स आपके लिए बहुत ही लाइव में आपको इम्प्रूव करते रहेंगे लाइव में। और सीए के बारे में एक्यूरेट गाइडेंस के लिए सर से आप विजिट कर सकते हैं, आप सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं, सीए साई चरण यस पे। सर आपको गाइडेंस यस। दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सर। और स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही मचाते रहिए। सीए जैसे एग्जाम और काफी एग्जाम आप निकालते रहिए।